नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री आज आपके पास सामने तीसरे आईपीओ इस हफ्ते के लेके उपस्थित हूँ, होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए। और आपको जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि ये हफ्ता बेसिकली आईपीओ वीक रहने वाला है, जो मंडे से शुरू हुआ और मंडे पे ही खत्म होगा। सो आज हम बात करते हैं अपने तीसरे इस हफ्ते के तीसरे आईपीओ के लिए, और वो है बेसिकली अपना दैट इज इंडिया होम फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस। हम पहले इसकी जो सारी बातें हैं समरी में बात कर लें। सबसे पहली चीज़ है कि ये जो आईपीओ है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का, ये जनवरी 21 2021 से शुरू है, यानी कल से आपको मिलेगा। और जो जनवरी 25 यानी बेसिकली मंडे का दिन ही बंद होगा, यानी आपको 4 दिन मिलेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें। और ₹2 का इसमें इक्विटी रहेगा, आपको मिलेगा। और ₹2 पर इक्विटी शेयर इसकी वैल्यू है। आईपीओ प्राइस इज गोइंग टू बी बिटवीन 517 एंड 518। मार्केट लाट 28 की रहेगी। इशू साइज जो आपका है वो 1153 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू केवल 265 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 888 यानी 888 का करोड़ का है, यानी 8,848 करोड़ का है। यहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका मतलब कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और अपना माल बेच के, आगे मैं बताऊंगा इसके रैशनैलिटी कि वो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं, वो हम आपके साथ बात करने वाले हैं। ये कंपनी 2010 में बनी थी, और बेसिकली बेसिकली ये कंपनी है जो कि आपको हाउसिंग लोन देती है, डेवलपर के फाइनेंस करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है, इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाई करने। इस कंपनी की एक यूनिक चीज ये है कि जो इसका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, उसके थ्रू ये अपना जो लीड्स लेती है, यानी अपने कस्टमर ढूंढती है, वो केवल एक डायरेक्टली ऐसे ही फोन कॉल करके नहीं ढूंढती, बल्कि ये अपने कनेक्टर के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, आर्किटेक्ट के थ्रू, अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर के थ्रू, और कई डिफरेंट तरीके हैं उन सभी से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं अपने आप को टेक्नोलॉजिकल सर्वर के थ्रू, और उनके साथ उनको लीड सफिशिएंट मिल जाती हैं, और जिसके कारण इनका जो मार्केट शेयर बहुत अच्छा है ना। ये कंपनी की अगर मैं बात करूं आज की पोजीशन की, तो सितंबर 30 2020 को ये कंपनी का 70 ब्रांचेस थी, जो 60 डिस्ट्रिक्ट में थी और 11 स्टेट में हैं, और एक यूनियन टेरिटरी में भी हैं। और इनका मेनली जो बिजनेस है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। और इसके पास सितंबर 30 2019 को 37,086 लोन एक्टिव लोन्स थे, और एज ऑन टुडे यानी 30 सितंबर 2020 का जो इनका डाटा है, उसके बाद बता रहा है लगभग ये 45,000 करोड़ के 45,000 एप्लीकेशन इनके पास हैं। और इस कंपनी के जो इस समय प्रमोटर ग्रुप में हैं वो ट्रू नॉट फंड, बीएलएलपी है, और दूसरा एथेर मॉरिशस के फंड कंपनी है। तो इसमें से एथेर वाले हैं मॉरिशस के, और ये प्रमोटर ग्रुप अपनी थोड़ी थोड़ी जो इक्विटी है वो बेच रहे हैं। मॉरिशस पूरा बेच रहा है, और एलएलपी भी अपना थोड़ा सा टीएनएफ भी कुछ बेच रहा है। अब ये टोटल 888 करोड़ का बेच रहे हैं। सो ये एक थोड़ा सा चिंता के विषय कि आखिरकार प्रमोटर अपनी इक्विटी को डायल्यूट क्यों कर रहा है, जो कि आज बहुत ज्यादा है और वो खट के काफी कम रह जाएगी। नो, अब ये कर क्यों रहे हैं, उसके लिए पहला है कि एक अपनी जो कंपनी का कैपिटल बेस है, जो फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा पर्पज है, अभी बाढ़ आई हुई है पिछले एक साल में आईपीओ की, आपने देखा दिसंबर में कई आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, और जनवरी में आते शुरू हो गए। तो अभी इन्होंने कहा कि साहब हम भी इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो ये भी उससे कुछ लिस्टिंग बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो आप देखिए इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और इकोनॉमी में भी ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं और सरकार है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जोर दे रही है। वो कहते हैं कि होम फॉर ऑल, घर सबके लिए घर हो। तो इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत अच्छी डिमांड होने वाली है। इंडस्ट्री, आपको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री की बहुत डिमांड है, क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो लोग आ रहे हैं इंडिया में वापस। और क्योंकि लोग इंडिया आएंगे तो इसके कारण अर्बन एरिया में, सिटीज में आएंगे, तो उनके पास पैसा चाहिए उनको। फिर आता है कंपनी। अभी कंपनी जो है इस फील्ड में नई कंपनी है, होम फर्स्ट फाइनेंस। सो अगर आप बात करिए, देखिए, सो इंडियन इकोनॉमी मैंने कहा ग्रीन है, और इसके बाद अगर हाउसिंग सेक्टर की कंपनी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये भी ग्रो कर रही है। और 27.7 लाख करोड़ की बैंक्स के जो प्रोपोर्शन है जो बैंक के पास है, 13.6 लाख करोड़ है हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी के पास है,
और लगभग 7.9 करोड़ के पास इसमें से है। यानी टोटल जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है वो लगभग 21 लाख करोड़ की है, उसमें से 13.5 लाख हाउसिंग फाइनेंस बैंक, कमर्शियल बैंक के पास है, और लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास एनबीएफसी के पास है। यानी एक अच्छा मोटा जो हिस्सा है वो एक एनबीएफसी के पास भी जा रहा है। इसमें कुछ मेजर प्लेयर भी हैं। नाउ ये डिफरेंट कैसे हैं, अपने आप को डिफरेंट कैसे बताते हैं, तो मैंने क्या किया कि इनका ही स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ लगा दिया, सो दैट आपको इनके ही ये क्या कहते हैं उससे आपको पता लगे सके। पहली चीज तो डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्रोफाइल, ये सबको लोन नहीं देते, केवल 2 लोगों को लोन देते हैं। पहला सैलरीड है और सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी डॉक्टरों को, ट्यूटर्स को, या ऐसे लोगों को जो पैसा चुका सकते हैं, रेडीमेड जिनको पैसा चाहिए, अर्बन एरिया में आके अपना घर बनाना चाहते हैं, गांव से आए हैं, अर्बन एरिया में पहुंचे हैं, अब इनको घर चाहिए तो उसके लिए पैसा देते हैं, और सैलरीड आदमी को देते हैं क्योंकि वहां से रिकवरी आसान है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसलिए इनकी रिकवरी ज्यादा है, और इनको लीड मिल जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलेवेंट मार्केट, जो रिलेवेंट मार्केट उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, इनकी पकड़ अच्छी है क्योंकि डेवलपर भी इन्होंने पकड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट भी पकड़े हुए हैं, तो वहां से। दूसरा, यूनिक पीपल स्ट्रेटजी, मैंने पहले कह दिया कि आपको ये देते ही 2 तरह के लोगों को लोन है, और डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं, एनालिटिक्स ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है, तो इनका एनपीए कम होता है। HFC इज ए नीचे प्लेयर एंड टैपिंग फर्स्ट होम बायर्स ऑफ इट्स लैंडिंग। सो जो बेसिकली मैंने कहा ना कि जो लोग रूरल एरिया से अर्बन में आते हैं और उनको घर चाहिए है तो उसके लिए, और इनका जो 25 लाख तक का लोन ये करते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं उसमें छोटे घर आएंगे, तो फर्स्ट होम बायर जो है उनको ये कैटर करते हैं। अब मैं आता हूं इसकी स्ट्रेंथ पे। मैंने ऑलरेडी बताया कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है इनका, जो लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस मार्केट यानी अफोर्डेबल मार्केट में है, डाइवर्सिफाइड लीड सोर्स चैनल है, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजरल टीम। अब ये मैनेजरल टीम जो इनकी है ये तो 2010 में बनी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ आरबीआई के रिटायर्ड बंदा से आया हुआ बंदा, एचडीएफसी से आया हुआ बंदा, और दूसरी बड़ी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वहां से बंदे ले रखे हैं, और वो इनके डायरेक्टर टीम में है। सो इनके पास एक स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम है जो इस बिजनेस को करने के लिए फुली क्वालिफाइड एंड दे नो व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नीड टू बी डन। इसके बाद बात आती है कि जो मैंने बताया कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन देते हैं, उसमें से भी सैलरीड जो है वो 73.1% है, और 25% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड को देते हैं। इसके मतलब एनपीए की जो चांसेस हैं वो कम है, इसीलिए आप देखोगे लास्ट में कि इनका एनपीए केवल 1% तक है। क्रिसल की जो रिपोर्ट है उसके 1% हाईएस्ट शेयर है इनका नेशनल हाउसिंग फाइनेंस में, एनएचबी जो फाइनेंस करती है, क्योंकि अपना पैसा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी जो प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, एनएचबी है, इनसे लेते हैं। तो पैसा कहाँ से लेते हैं? एनएचबी से, कमर्शियल बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, और देते किसको है? ऐसे लोगों को जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, तो उनसे ये पैसा भी ज्यादा ले लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है, इनके पास बहुत ज्यादा एनपीए नहीं होता है, और जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इनके पास अच्छा खासा बचा रहता है। अब देखिए पीर कंपेरिजन अगर मैं इनका करूं, सो जो टोटल एसेट्स हैं एचएफएफसी की 3722 है, 3722 करोड़ हैं। आवास जो इस सेक्टर की बड़ी कंपनी है उसका 8601 है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मैंने ली है इसके लिए कंपेरिजन के लिए 2,13,349 सबसे बड़ी है। देन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लोन्स आउटस्टैंडिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी यंग कंपनी है, और बाकी के कंपेरिजन में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है इनके लिए। तो अगर कोई व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहता है वो उम्मीद करता है इमीडिएट बहुत बड़ा गेन हो जाएगा अगले 1 सालों में, नहीं साहब, ऐसा कोई गेन नहीं होने वाला, धीरे 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 बढ़ेगी, क्योंकि इनका नीचे सेगमेंट है और एनपीए कम है। सबसे बड़ी बात, रिस्क थोड़ी कम है। आप इसलिए मैं आप देखिए मैंने इसको बड़ा बोल्ड कर दिया, क्यों? अगर आप आवास को छोड़ दें तो बाकी के कंपनी का एनपीए बहुत कम है। इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% है, विच इज अगेन लो एज कम्पेयर 2.4 एज कम्पेयर टू एलआईसी एंड अदर्स। रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.5% है। जो आवास को छोड़ दें तो बाकी के कंपेरिजन में इनका अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.5 है, जो बहुत कम है बाकी के कंपेरिजन में। प्राइस टू जो बुक वैल्यू है ये भी 3.2 है, विच इज अगेन लो, बट इट इज मोर देन द एलआईसी हाउसिंग एंड पीएनबी। देन जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है 47.7, एज पर द आरबीआई इट शुड बी मोर देन 15, बट यहाँ पे 47.7 है, तो आप मान लीजिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। दूसरा 34.9% का आवास का है, एंड एलआईसी हाउसिंग 14.5 है, और पीएनबी का 22। तो आप देख लीजिए अपने जो पीर कंपेरिजन में उसका कार बहुत अच्छा है, नहीं इनके फेल होने के चांसेस अभी नहीं है, बहुत अच्छे हैं।
रिस्क क्या है, इनका जो रेवेन्यू है वो कुछ हिस्सों से ही आ रहा है और वहां से भी डिमांड आ रही, लेकिन कल को अगर वहां डिमांड खत्म हो गई तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव दैट लॉन्गर। सो उनको ह्यूज कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि जो लोग हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वो जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं तो इनका बहुत तेजी से ग्रो नहीं करेंगे। और दूसरा, इनका जो हाई वैल्यूएशन पी, जिस पे ये आपसे पैसा मांग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इवन LIC हाउसिंग एंड आवास आल्सो। सो दैट इज व्हाई आई विल से कि ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड में है। अब इनकी जो अभी जो इनके पास है, ये जो एडवांटेज मैंने स्ट्रेंथ बताया वो क्या है कि इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग सोर्स है, लेकिन क्योंकि ये एक जगह से नहीं लेते तो कल को वोलेटिलिटी इन बोरोइंग एंड लैंडिंग रेट्स इनके रिस्क को बढ़ा सकती है। सो जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो इनके 64.4% है, जो बाद में बढ़ के और ज्यादा हो सकती है। दूसरा, क्रेडिट क्वालिटी जो है, नेट परफॉर्मिंग एसेट जो NPA है अभी तो कम है 1%, लेकिन कोविड के बाद की जो प्रॉब्लम, कई लोगों की नौकरियां गई प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे प्रॉब्लम्स हुए, तो ये चांसेस हैं कि इनका NPA बढ़ जाए। आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा अभी, इसके अलावा क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, हाउसिंग मार्केट ग्रो कर रहा है, सो दिस विल आल्सो ग्रो, मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग because the more and people are coming from the rural areas to urban areas, and even in the rural areas economy is growing, hence the people are buying new houses. There is a demand in housing sector because of the urbanization is taking place, and government is focusing on the affordable housing, प्रधानमंत्री आवास योजना etc. So सरकार का भी फोकस है। तो अभी बजट आने वाला है, क्योंकि ये जब लिस्ट होगा तो बजट आ जाएगा, तो अगर बजट में सरकार इस सेगमेंट पे और पैसा देती है तो आप अच्छी लिस्टिंग की भी उम्मीद कर सकते हैं। ये भी एक चीज है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन बजट प्योरली। अब अगर हम इसकी फाइनेंस की बात कर लें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो टोटल एसेट्स हैं 30 सितंबर 2020 को 37,221, एंड टोटल रेवेन्यू जो इनका है वो 2,431 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 529 है। बट अगर आप इसको एनालाइज कर देंगे तो इट विल बी हायर देन दैट, एंड द कंपनी इज ग्रोइंग इन दैट फील्ड, सो दिस पोर्शन इज नॉट दैट मच प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। Now, what is the revenue from operation? It is getting 398.64 crore. I have analyzed everything here. Revenue growth rate is 53.39, which is less than the 2019. Maybe due to the COVID, you can contribute to it. So EBITDA is 308 crores. Profit before tax 107. Net profit to revenue is 19.88, which is growing from the 2019. EPS again has grown 10.53 as compared to 7.65 of 2019. Return on net worth is 10.9, which is slightly up from the 2019 by 0.20 point. Return on equity 10.9. Return on asset 2.70, which is comparatively low, I will say. It should be higher than that. Gross loan asset 36.18 crores. Sorry, there is a percentage sign is there. Growth rate of gross loan is assets 48.10%, which was the 80.20%. Again, you can contribute to the COVID. Disbursement 1618 crores ka hai, and disbursement of growth is 2.9, which was earlier 111. So that's due to the COVID. Now the people may be demand may increase. Then if you ask me what should be done with this IPO ultimately, I will say this is an okay type uh, IPO. You may apply, because I have two red flags with this. One, promoter is offloading. Second, this is a high valuation is very high, P is very high. So I have doubt on that. It is not going to give you very good return. However, you might be hoping for 15 to 25% return. So that is why now whether I shall be applying. Yeah, I can apply for long term, but actually I apply or not, that I will decide only day after tomorrow, seeing what is coming from the other portions, etc. Other investors, what they are saying, how they're putting the money in. So as of now, if you want to hold for long term, then you can. But if you're lucky one, based on the government policies, you can have a good return on this. Then, moreover, I will say one more point, which is you must think, because money always belongs to you. So don't always hope that by listing always you get the money. So I am not hoping you will get a very good return on this. Uh, so before investing, please consider are the facts. रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़िए इस कंपनी का,
ये देखिए कि आपके रिस्क एपेटाइट है या नहीं है। दूसरा, ये मेरा एकेडमिक प्रेजेंटेशन है, बीइंग ए प्रोफेसर आई डू द एकेडमिक प्रेजेंटेशन, नो मनी इज बीइंग चार्ज, इट इज फुल्ली फ्री। Then comes the next and more important point. Please subscribe, like, comment, and press the bell icon for my channel Fin Growth Mantra so that अगले IPO का और अगले चैनल मेरे वीडियोस को आपको पता लगता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको देखते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। और मैं आप जितना आप अच्छे ढंग से सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए नए-नए वीडियो लाऊँगा। आपके लिए मैं मंडे को एक नया वीडियो पोस्ट करूँगा बाय कंपेयरिंग ऑल द 3 आईपीओस कमिंग दिस वीक। तो उसपे कितना लिस्टिंग प्रॉफिट आपको हो सकता है, कैसी पोजीशन होनी चाहिए, वो सारे का आपको मंडे पोस्ट करूंगा। तो आईआरएफसी पे का कंपैरिजन विद आईपीएल एंड इंडिगो पेंट्स लिमिटेड एंड दिस पर्टिकुलर होम फाइनेंस कंपनी, इनका कंपैरिजन मैं मंडे आपके लिए लेके आऊंगा। बाय द मीन टाइम सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।